तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के द्वारा हम एक पूरे गांव को और धीरे धीरे पूरे देश को हम एक सिस्टम में ला सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव में एक गांव में हर चीज तो गांव पैदा करता नहीं है, इसके अलावा भी आवश्यकता जिन चीज़ों को पड़ती है, कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तेल साबुन की आवश्यकता पड़ती है, मसाले की आवश्यकता पड़ी, चीनी की आवश्यकता पड़ी, चाय की आवश्यकता पड़ी, तो बाहर दुकानों से खरीद के लाता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव में गांव की कंज्यूमर कोऑपरेटिव अपना कंज्यूमर शॉप रखेगी। होलसेल में सामान मिलने से सामान भी उनको सस्ता मिला, उसका मुनाफा उनको मिला, और उस गांव के लड़के लड़कियां उसमें काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट में मिला। इस प्रकार के कोऑपरेटिव से हम देश की बेकारी की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। गांव के लड़के लड़कियां जो पढ़ने के बाद बेकार हो जाते हैं, वो खेती पर निर्भरशील हो जाते हैं, उन सबको हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव के द्वारा अपने उन सब से हम काम ले सकते हैं। तो प्राउड का एक कोऑपरेटिव का सिस्टम का प्रभाव समाज और आर्थिक व्यवस्था पर हर क्षेत्र में पड़ेगा, और हम बहुत हद तक अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव नाम से लोग डरता है, क्योंकि भारत में एक दो जगह छोड़ करके कोऑपरेटिव सब जगह फेल हुआ। इसका कारण है करप्शन। करप्शन की वजह से कोऑपरेटिव फेल्योर सिस्टम है। लेकिन प्राउड का सिस्टम है कि प्राउटिस्टिक कोऑपरेटिव चिंतन में नैतिकता इसका आधार है। बगैर नैतिकता के कोऑपरेटिव सफल नहीं हो सकता। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। केवल नीतिवान होने से नहीं होगा, प्रशासन की व्यवस्था ऐसी सबल हो कि उसको चला सके, और किसी के अंदर में अगर कोई कीड़ा हो तो उसको डर भी थोड़ा हो। तीसरा है समाज और देश के द्वारा इसको अपनाना, होल हार्टेड सपोर्ट। तो जब हम लोगों को तैयार करेंगे और लोग इसको अपनाएंगे तो इसकी सफलता निश्चित है। और चौथा है, इसमें प्रोडक्शन में और जहां आवश्यकता है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इस प्रकार से कोऑपरेटिव को एक आंदोलन के रूप में हम लेकर पूरे देश और पूरी दुनिया में एक हम नया सिस्टम ला सकते हैं, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस सिस्टम को अपना करके उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव के द्वारा हम सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। प्राउड की एक और विशेषता है इंडस्ट्रियल सिस्टम और उसका विकास। आज
इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज आधुनिक युग में बहुत बड़ी है। विज्ञान ने चमत्कार करके टेक्नोलॉजी दी, उसको हमने उद्योग में लगाया, इससे विकास हुआ। लेकिन उसका लाभ समाज के हर वर्ग को पहुँचे, इसलिए प्रौढ़ का चिंतन है, क्योंकि प्रौढ़ किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, उसके खिलाफ ये व्यवस्था है। प्रौढ़ चाहता है एक सुखी सुदृढ़ समाज, जिसमें सभी आदमी प्रसन्न रहे, सबका हिस्सा हो, और जिसमें जो प्रतिभा है उसको देश कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए करते हैं। प्रौढ़ का चिंतन है उद्योग के लिए, उद्योग को 3 भागों में विभाजित होना चाहिए। पहला है घी इंडस्ट्री, ऐसा उद्योग जो कच्चे माल पर आधारित, जिस उद्योग को कच्चे माल से, मिनरल से और इन चीज़ों से चलाया जा सकता है। इस पर अधिकार किसी भी व्यक्ति का नहीं है, ये कंट्रोल इमीडिएट सरकार में हो। इसलिए जाना चाहिए पब्लिक सेक्टर में, सरकार का नहीं, क्योंकि इस प्रकार इस उद्योग के सरकार के हाथ में होने से देश ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि प्रकृति के उपादानों का दोहन एक जगह होने की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम को अगर हम लेंगे तो समाज के हर वर्ग में उसका विस्तार हो सकता है। इसलिए इसको प्राइवेट सेक्टर से उठा करके पब्लिक सेक्टर में लेना, घी इंडस्ट्री। दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री उसको कहेंगे जो रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री से लेगा। जैसे लोहे पर आधारित जो भी इंडस्ट्री होगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लेकिन जिसको आयरन ओर से जिस इंडस्ट्री को चलना है वो की इंडस्ट्री हुई सरकार के यहाँ। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव पर हो, शेयर बेस्ड, इसमें देश और दुनिया में जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्यवसायी है, जो उद्योगपति हैं, जिसमें वो क्षमता है, जो प्रतिभा है, वो उसको चलाएं, अपने भी अपनी प्रतिभा के मुताबिक लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लोग उस पर लाभान्वित हो। ध्यान ये रहे कि एक किसी की मोनोपोली इसमें, क्योंकि इस व्यवस्था में ध्यान रखना होगा कि धन चंद हाथों में कुंठित न हो जाए, नहीं तो उसी से समाज में शोषण बढ़ता है। इसलिए प्रौढ़ व्यवस्था हर प्रकार के शोषण के खिलाफ है। शोषण के खिलाफ इसका मतलब ये नहीं है कि विद्रोही है, शोषण से सबको कष्ट होगा। किसी का शोषण नहीं हो तो ध्यान है कि शोषण करने का मौका भी ना हो, नहीं तो शोषण का बीज तो सबके मन में है। बात है मौके की, तो प्रौढ़ तो मौका देता नहीं। अगर इंडस्ट्री को इस प्रकार से हम विभाजित करें तो ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि एक ही आदमी धनवान हो जाए, कुछ ही आदमी धनवान हो, अधिक से आदमी गरीब हो जाए। अधिक से अधिक सुखी आदमी रहेगा, जिसमें प्रतिभा है,
ठीक है तुम हमसे ज़्यादा सुखी रहो, लेकिन हमको दुखी करके नहीं, हमारा शोषण करके। इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव पर, और शेयर ध्यान रहे मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक आदमियों का जिसमें इंडस्ट्रियल क्षमता है, उद्योग चलाने की इच्छा है और शक्ति है, उनके सहयोग से लार्ज स्केल इंडस्ट्री चले। और तीसरा है छोटे उद्योग धंधे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसको फ्री छोड़ दीजिए लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए। जिसमें क्षमता है होटल चलाओ भाई, छोटी मोटी दुकानें चलाओ, लेकिन कच्चा माल और बड़ी चीज इस सिस्टम से चले तो तीनों चीज जिंदा रहेगा। व्यक्ति को भी स्वतंत्रता है, छोटा मोटा काम कर सकता है, धंधा कर सकता है। जिसमें बड़े उद्योग की प्रतिभा है, आप अपने व्यक्ति के बदले आप कोऑपरेटिव चलाइए और लोगों को गाइड कीजिए, और उसका लाभ समाज को जाए और आपको भी मिले, और आपको भी शोषण का मौका नहीं मिले। इसलिए की इंडस्ट्री उसको कंट्रोल करे। इसलिए इंडस्ट्रीज का 3 टायर सिस्टम है प्रभु। अगर इस सिस्टम को हम अपनाते हैं, मिनिमम गारंटी, अतिरिक्तम की व्यवस्था है, तो कहीं पर अनरेस्ट नहीं होगा, कहीं पर स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं होगा। उस फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी सोचेगा कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि उसका लाभ सबको मिल रहा है। इसमें अमन चैन भी होगा और समाज में विद्रोह फैलाने वाले लोगों को भी मौका नहीं मिलेगा, लाल काला झंडा दिखाने का भी मौका नहीं मिलेगा। जापान में भी उद्योग में हड़ताल होता है तो उस दिन बोलते नहीं, अगर 8 घंटे काम करते हैं तो उस दिन 10 घंटे काम करते हैं। वर्क टू रूल, कि हम देश का उत्पादन घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे, लेकिन हम काम करके आपको कहेंगे कि नहीं हमको और दो। लेकिन यहाँ आग लगा देते हैं, ताला बंद कर देते हैं। प्रणेता ने देखा कि इसका समाधान इस प्रकार से हो सकता है परमानेंट, इसलिए ये व्यवस्था प्रवेश की। अगली व्यवस्था एक बहुत ही अभूतपूर्व चिंतन है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। प्राउथ मानता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। प्रशासनिक शक्ति का, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण और आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। इस प्राउटिस्टिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक पूरे विश्व के रीस्ट्रक्चरिंग की व्यवस्था।